नारायण ज्योतिष समाधान पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का जो मैंने विषय लिया है वो लिया है पिछली जो मैंने एक वीडियो डाला था कि किसी घटना का हम अपने जीवन में फलन कब देखते हैं, यानी वो घटना हमारे जीवन में कब घटित होगी। जब हम इसको जानना चाहते हैं तो उस समय हम अष्टक का सिद्धांत प्रयोग करते हैं। उसके आधार पर यह भी पता लगता है कि जो आपके समय में दशा और गोचर का संबंध चल रहा है वो फलन आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो इसी पॉजिटिव नेगेटिव फलन के आधार पर हम किसी घटनाक्रम को अपने जीवन में घटित होने का समय निकालते हैं। तो आइए हम आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में कोई घटना कब घटेगी। तो जो आज मैंने ये विषय लिया है नौकरी को मद्देनज़र रखते हुए कि किसी व्यक्ति का अगर यह सवाल हो कि उसे नौकरी कब मिलेगी तो हम उसे कैसे समझें। अब जब कभी भी हम नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी तो कई तरह की होती है। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम में क्या आपको आपके सुविधा अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार, आपकी ज़रूरतों के अनुसार कुछ ऐसा होगा जो आपको मदद कर पाएगा। तो जब हम इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को और अपने नौकरी को, इन तीनों को अपने कर्म के साथ देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वो जो नौकरी है वो मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो इसी उपयुक्त नौकरी के लिए हम आज की चर्चा कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम बात कर रहे हैं नौकरी की तो सबसे पहले तो हमें कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं या नहीं हैं, या व्यापार के योग बली हैं। तो नौकरी या व्यापार में चुनाव के लिए भी हमें देखना होता है। साथ में यह देखना होता है कि क्या जो नौकरी है वो धन को, इच्छाओं को और आपके कर्म की दिशा को मैच करती है कि नहीं करती है। अब यहाँ पर कर्म की दिशा का मतलब है जो कुंडली का दसम भाव होता है वो आपके जीवन के कर्म की दिशा है। यानी आप चाहें या ना चाहें, जो ग्रह या जो राशि दसम भाव में है उस क्षेत्र में आपको घुसना पड़ेगा। यदि आप वहाँ नहीं जाते हैं तो आप किसी न किसी दूसरे कारण से वहाँ पर जाएंगे। अब वो उस वजह से हो सकता है आपको फ़ायदा मिले या ना मिले, वो अलग बात है। तो ये कह सकते हैं कि जब हमें मालूम है कि हमें कोई काम करना ही है तो हम क्यों ना उस काम को अपने आर्थिक उपार्जन से जोड़ लें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज से जोड़ लें। तो हम अपना काम भी करेंगे, यानी जो हमारी मजबूरी है कुंडली में वो भी करेंगे और साथ में उसका फ़ायदा भी लेंगे। तो अब इसे समझने के लिए आप एक कुंडली जो मैंने ली है उस कुंडली का जो समय है वो 14 सितंबर 1999 है। समय 2:40 दोपहर का है। ये कुंडली धनु लगन की है। जब कभी हम किसी योग की चर्चा करते हैं तो सामान्यतः सुदर्शन कुंडली का सिद्धांत लिया जाता है, यानी सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली। सूर्य कुंडली आपके आत्मा की आवाज़ को दर्शाती है, यानी कि आप प्रारब्ध से क्या लेकर आए हैं। चंद्र कुंडली आपके मन को और आपके शरीर को दर्शाती है, यानी मन और शरीर का सामंजस्य किस क्षेत्र में जाएगा, वो चंद्र कुंडली। और लग्न कुंडली की बात करें तो ये आपके विवेक की दिशा और दशा तय करती है। तो यहाँ पर हम मुख्यतः विवेक की दिशा से, क्योंकि नौकरी का सीधा संबंध आपकी विवेक से होता है, शरीर से भी हम इसका आकलन करेंगे। तो पहले हम विवेक की बात करते हैं, यानी लग्न की। तो लग्न से देखिए तो लग्न से दूसरे भाव में, जो कि धन का भाव माना जाता है, संसाधन का भाव माना जाता है, वहाँ पर केतु हैं और केतु मकर राशि में है, यानी मकर राशि शनि की राशि होती है। तो दूसरे भाव में मकर राशि का आना, केतु का जाना, साथ में इसके जब हम दूसरे भाव की बात करें तो केतु क्योंकि स्वयं अपना कोई निजी फल तो देंगे नहीं, वो अपने राशि अधिपति के जरिए देते हैं। तो यहाँ पर हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो शनि का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, जहाँ पर वो मेष राशि में, नीच राशि में है और भरणी नक्षत्र में है। अब यहाँ पर दूसरे भाव की बात तो यहाँ हो गई। अब हम बात करते हैं छठे भाव की, जो कि हमारी नौकरी या डेली रूटीन का है। ये आपकी ऑडिट का भी है, ये हार्वेस्टिंग का भाव है। यहाँ पर आप कह सकते हैं ना, जो उपजाते हैं, यानी जो आप उपजाते हैं वो यहीं से देखा जाता है। तो आप क्या उपजाएंगे अपने कर्मों से, उसके लिए छठे भाव में आते हैं। तो छठे भाव में वृषभ राशि है और जहाँ जो कि शुक्र की राशि है, इस पे कोई ग्रह नहीं है। तो जब किसी भाव में कोई ग्रह नहीं होता है तो उसका अधिपति जहाँ गया है, एक तो वह और उस भाव पर अगर किसी की दृष्टि आ रही है तो वो दोनों मिलके उस भाव का फल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दृष्टि देखें तो दृष्टि वृश्चिक राशि के मंगल की द्वादश भाव से आ रही है। द्वादश भाव का संबंध दूसरे भाव से बन रहा है। द्वादश भाव विदेश का भाव है। मंगल भाव यात्राओं का है। मंगल जो है वो यात्राओं का कारक है। मंगल हमारे रक्त के संचरण का कारक है। मंगल हमारे मस्तिष्क का कारक है। तो मंगल के जो कारक, तो मंगल विद्युत का भी कारक है, मंगल सैन्य क्षेत्र का कारक है। तो हो सकता है कि जो मंगल के कारक होते हैं वो उसके व्यापार या रोजगार में परिलक्षित हों। इसके अलावा अगर हम अधिपति की बात करें तो जो छठे भाव का अधिपति वो शुक्र है। शुक्र अष्टम भाव में गया है कर्क राशि में राहु के साथ। कर्क राशि में शुक्र को बल मिलता है और राहु की ये काल पुरुष की
खुद की राशि मानी जाती है। यानी अगर हम चंद्र के आधार पर जो राहु का घर होता है वो कर्क राशि में होता है और केतु का घर मकर राशि में होता है। तो इस नज़रिए से राहु भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे हैं। राशिगत युति में राहु और शुक्र मित्र होते हैं, तो ये राहु और शुक्र की स्थिति भी यहाँ ठीक दर्शा रही है। अब यहाँ ये देखना पड़ेगा कि ये भाव कौन सा है, अष्टम भाव है। तो यानी ये भी दर्शाता है कि जो छठे भाव का संबंध अष्टम से बढ़ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो नौकरी है या जो व्यवसाय है उसमें अष्टम भाव का योगदान हो। अष्टम भाव शोध का भाव है, रिसर्च का भाव है, छुपी चीज़ों का भाव है। यहाँ पर टैक्सेशन, ऑडिट, रेवेन्यूज़, लॉटरी, इनके बारे में होता है। जो CS होते हैं या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, उन्हें हम अष्टम भाव से देखते हैं। और यहाँ पर राशि कर्क की है जो कि जलीय राशि है। और कर्क जो है हमारे जो कालपुरुष के में हमारे वक्षस्थल को बताता है, जहाँ पर कि हमारी सांसें और हमारा हृदय निर्धारित है। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो हमें इसके साथ साथ शुक्र के डिस्पोजिटर यानी शुक्र के राशि अधिपति को भी देखना होगा, क्योंकि जब तक हम सभी का लिंक एक दूसरे से नहीं मिलाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि आपका कार्यक्षेत्र कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तुला राशि में है और वो एकादश भाव में गए हैं। एकादश भाव हमारी इच्छाओं का भाव है। तो यहाँ पर शुक्र के भावाधिपत्य के जरिए और केतु के राशि अधिपति का शनि से संबंध के जरिए एकादश भाव से भी छठे का संबंध बन रहा है। और जो छठे के त्रिकोण में केतु हैं और शनि वक्री होकर पंचम भाव में है, जिससे कि अगला भाव उनका छठा भाव ही आता है। यानी शनि के भी नज़दीक हैं, गुरु जीव कारक हैं, गुरु लग्नेश है, उससे भी अगला भाव छठा ही है। तो कहीं ना कहीं छठे भाव को यहाँ पर बल मिल रहा है और छठे भाव का संबंध एकादश भाव इच्छा भाव से भी बन रहा है और धन भाव से भी बन रहा है। अब यहाँ पर ये भाव तो बन गए, लेकिन हमारे कर्म की दिशा क्या इस चीज़ को जोड़ती है, यानी कि कर्म क्या जो हमारा कुंडली में निहित है वो भी हमारे छठे भाव से कहीं जुड़ रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं जुड़ेगा तो हो सकता है आप कोई काम करें और आपको उसका बाद में उसके काम के साथ आप पर अतिरिक्त किसी काम का दबाव हो जो कि आपको करना पड़े, क्योंकि वो कर्म की दिशा है। तो यहाँ पर छठे भाव के साथ दसम भाव में अगर हम संबंध देखना चाहें तो दसम भाव में कन्या राशि है। काल पुरुष के छठे भाव की राशि कन्या राशि गई है दसम भाव में, यानी कि आपके कर्म के भाव में। और वहाँ पर जो ग्रह है वो बुध स्वराज के हैं। कन्या में बुध को उच्चता मिलती है, तो यानी कहीं ना कहीं बुध भी वहाँ पर बली हैं, लेकिन यहाँ पर बुध सूर्य से अस्त हैं। वो शुक्र के नक्षत्र अधिपति हैं। यहाँ पर हम नक्षत्रों की अगर बात करें तो द्वितीय भाव के जो स्वामी शनि हैं उनके नक्षत्र अधिपति शुक्र हैं। शुक्र के नक्षत्र अधिपति दसम भाव के ग्रह बुध हैं। राहु भी जो शोध के कारक है उसके भी नक्षत्र अधिपति बुध हैं। और जो छठे भाव का स्वामी या वो भी शुक्र ही है, तो स्वाभाविक है वो भी उसी के नक्षत्र में है। मंगल की बात करें तो जो जिनकी की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है वो शनि के नक्षत्र में है। तो मंगल का संबंध द्वितीय भाव के अधिपति शनि से बनना, छठे भाव से बनना, उसके बाद अष्टम भाव का संबंध द्वितीय भाव से बनना और दसम भाव से बनना, चंद्रमा का शनि से संबंध बनना। तो ये कहीं ना कहीं, और जो चंद्रमा है वो तुला राशि में जो कि शुक्र की ही अपनी राशि है। तो इस प्रकार से देखिए तो कहीं ना कहीं शुक्र का संबंध चारों तरफ से दिखाई दे रहा है और दसम भाव से भी जुड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जातक का कार्यक्षेत्र होगा वो शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में होगा, अष्टम भाव से संबंधित होगा। अब यहाँ पर यह भी गौर करना है कि कुंडली में जब हम उपाय की बात करते हैं तो सामान्यतः अष्टम भाव को हमारी पीड़ा का भाव बोला गया है, या वो भाव है जिस अगर यहाँ पर कोई ग्रह है तो आपको उससे गुजरना ही पड़ेगा। ये आपके पिछले जीवन की बाध्यता है। ये भाव अंधकार का है, तो यहाँ आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसी जब हम उपाय की बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह है तो आप अपने जीवन में उस क्षेत्र को ज़रूर उतारिए। अब अष्टम भाव में ज्योतिष भी देखी जाती है, अष्टम भाव में शोध भी देखा जाता है। तो यदि जातक शोध के क्षेत्र में चला जाए, ज्योतिष के क्षेत्र में चला जाए, या इन चीज़ों से वो जुड़ा रहे, इनमें अगर वो काम करता रहे, तो जो अष्टम की नेगेटिविटी है वो उसको यूटिलाइज़ कर पाएगा। नहीं तो अष्टम में जो ग्रह होता है वो शरीर में रोग भी देता है। राहु और शुक्र का एक विषाक्त योग होता है। शुक्र हमारे जीवन की सभी ग्रंथियां हैं, प्योरिफिकेशन सिस्टम है। तो यदि जातक इन क्षेत्रों में नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको बॉडी के अंदर प्योरिफिकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एनर्जी यूटिलाइजेशन का भी एक है और यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जातक को छठे भाव अष्टम भाव से जुड़ना चाहिए। अब जब हम कभी गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, क्योंकि हर आदमी का सवाल आजकल ये होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें समाज से जोड़ना होता है। यानी समाज के कारक चंद्रमा होते हैं और समाज की राशि कर्क है। तो यहाँ शुक्र का संबंध कर्क से बन रहा है। चंद्रमा पर कर्म के जो कारक शनि हैं उनकी दृष्टि जा रही है।
चंद्रमा पर जो धर्म के कारक हैं उसकी भी दृष्टि, गुरु की भी दृष्टि वहाँ पर जा रही है। चंद्रमा शुक्र की राशि में है, एकादश भाव में है। एकादश भाव अपने आप में समाज का भाव है। यहाँ पर भी हम समाज देखते हैं, यहाँ पर वो समाज देखते हैं जो आपके सामने आपकी मदद या आपके साथ आता है। और चतुर्थ भाव में वो समाज होता है जो आपसे डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके साथ अपने किसी न किसी कारण से जुड़े होते हैं। तो जब तक चंद्रमा का संबंध आपके शनि से और आपके द्वितीय भाव छठे भाव से नहीं बनेगा, आपको सरकारी नौकरी का योग नहीं बनेगा। दूसरा है, सरकारी नौकरी के योग के लिए आपका सूर्य भी बली होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो जातक का जो करण है, करण हमारे प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, वो भी सूर्य का भावकरण है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का भावकरण है। अगर हम करण के आधार पर आप किसी कार्य क्षेत्र की गणना करें तो जो करण से पाँचवां ग्रह होता है, वो ग्रह का संबंध यदि करण से बन जाए तो जातक का क्षेत्र बली होता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य से पाँचवां देखिए तो गुरु ग्रह होते हैं। तो इस आधार पर जो गुरु का है और गुरु और सूर्य का दृष्टि संबंध है, क्योंकि अगर रविवार से हम गणना करें तो पाँचवां दिन यानी पाँचवां ग्रह भी गुरु होता है। तो सूर्य से गुरु पाँचवें जा रहे हैं और गुरु सूर्य का संबंध बन रहा है। गुरु अपने मित्र की राशि में है, लग्न त्रिकोण में है और यहाँ सूर्य भी त्रिकोण अधिपति हैं। गुरु यहाँ पर चतुर्थेश भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र त्रिकोण का, क्योंकि लग्न भी केंद्र माना जाता है, मीन राशि भी केंद्र की है, तो गुरु का केंद्र त्रिकोण के स्वामी सूर्य से संबंध बनना भी कहीं ना कहीं ये एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बताता है। लेकिन यहाँ पर ये जो राजयोग बन रहा है वो युति से नहीं बन रहा है, दृष्टि से बन रहा है। जब कोई राजयोग दृष्टि से बनता है तो वहाँ पर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। यानी दृष्टि का मतलब होता है इच्छा से बनने वाला योग। तो यदि व्यक्ति इच्छा नहीं करेगा तो वह योग उसका फलित नहीं होगा। यहाँ पर एक दूसरा भी योग बन रहा है जो कि भद्र महापुरुष योग है, क्योंकि बुध भी केंद्राधिपति हैं। लेकिन यहाँ पर बुध अपने दिग्बल के भाव में है। केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं बुध का जो दायरा है वो कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित हैं। लेकिन सूर्य का, चंद्रमा का, गुरु का, शनि का, छठे भाव का, अष्टम भाव का संबंध आपस में बता रहा है कि जातक के पास सरकारी नौकरी के भी योग अच्छे हैं। कि जब कभी नौकरी की बात होती है तो कभी कभी ये होता है आदमी एक नहीं दो तीन चार नौकरियां बदलता है। तो जब आप नौकरी बदलने की बात करते हैं तो यानी कर्म के कारक अगर वक्री हैं तो भी आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आता है। दशमेश अगर वक्री हैं तो भी कर्म क्षेत्र में बदलाव आता है। षष्ठेश अगर वक्री हैं तो भी कर्म क्षेत्र में बदलाव आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो षष्ठेश शुक्र हैं। शुक्र स्वयं तो वक्री नहीं है, लेकिन वो एक वक्री ग्रह राहु के साथ हैं और केतु और राहु के एक्सिस में हैं। जो एक्सिस में केतु शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं उनके राशि अधिपति शनि भी वक्री हैं, लग्नेश भी वक्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये जातक के जीवन में एक से ज़्यादा कार्य दर्शाता है। यानी जातक कहीं ना कहीं एक से अधिक जगहों पर काम करेगा या इन एक से अधिक जगहों के काम से उसको आय होगी जिससे उसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। ये तो बात हो गई लग्न कुंडली की। अब हम पहुंचते हैं नवमांश कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो कर्माधिपति शनि नीच के हैं, मेष राशि में हैं और भरणी नक्षत्र में हैं। तो अगर नीच भंग हमें देखना है तो हमें नीच भंग के लिए देखना पड़ेगा कि क्या जो नवमांश कुंडली है उसमें इनकी स्थितियाँ बदल रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो नवमांश कुंडली में गुरु जो हैं कर्क राशि में है, जो कि उनकी उच्च की राशि है। उसके बाद शनि देखें तो शनि तुला राशि में है, वो भी उनकी उच्च की राशि है। तो शनि का भी नीच भंग हो रहा है। वहाँ पर वक्रत्व के नीच में थे। तो किसी सिद्धांत में ये भी कहा जाता है कि अगर वक्री ग्रह नीच का हो तो अच्छा माना जाता है, तो और उच्च का हो तो खराब माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये भाग्य जो नीच भंग राजयोग है वो नवमांश कुंडली में बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि जातक को पहले नीच शनि का फल मिलेगा, बाद में उसे शनि की उच्चता का फल मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र और शनि का नवमांश कुंडली में राशि परिवर्तन है। शुक्र नवमांश कुंडली में छठे भाव में है, जहाँ पर शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता। 6 और 12 के शुक्र को संबंधों में अच्छा नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पर राशि परिवर्तन के जरिए देखें तो शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में आ जाएंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण की राशि तुला में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी एक योग बन रहा है राशि परिवर्तन का। वहाँ पर चंद्रमा और शुक्र का राशि परिवर्तन का योग था। तो यहाँ पर राशि परिवर्तन का योग षष्ठेश से बनना भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा कार्य का योग जातक के जीवन में है। अब नवमांश के बाद हम बात करते हैं दशमांश कुंडली की, क्योंकि जब हम कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो हमें दशमांश में भी जाना पड़ेगा। तो जब हम दशमांश कुंडली देखते हैं तो दशमांश कुंडली में वृषभ राशि का लग्न है। अब वृषभ राशि जो है यहाँ पर लग्न कुंडली की छठे भाव की राशि है।
जब हम सूक्ष्म कुंडलियों की तरफ जैसे चाहे नवमांश कुंडली हो, सप्तमांश कुंडली हो, दशमांश कुंडली हो, तो हम उस कुंडली को लग्न कुंडली से कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो जितना फिजिकल आपका एग्जिस्टेंस होगा, जो आप बाहरी दुनिया को दिखेगा, वो आपकी लग्न कुंडली से ही परिलक्षित होता है। बाकी उनकी गहराई सूक्ष्म कुंडलियों में है। तो यहाँ पर देखिए तो जो वृषभ राशि है और वृषभ राशि में लग्न में ही सूर्य और बुध हैं। सूर्य आत्मकारक भी हैं। सूर्य जो हैं, जो दशमेश बुध हैं, उसके नक्षत्र अधिपति हैं। सूर्य कर्ण के स्वामी भी हैं। तो एक प्रकार से, और षष्ठ की राशि है, तो कहीं ना कहीं जो छठे भाव का संबंध दसम भाव के लग्न से आ रहा है, यानी कार्यक्षेत्र अष्टम भाव की तरफ ही झुकाव दिखा रहा है, क्योंकि अष्टम के नक्षत्र अधिपति यहाँ पर बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ युक्त हैं। सूर्य भाग्येश भी हैं। तो सूर्य का संबंध बनना लग्न से बता रहा है कि कहीं ना कहीं सूर्य अपने आत्मकारक अपने क्षेत्र में खींचकर ले जाता है। ये एक सच्चाई है। उसके आगे आपको नतमस्तक होना पड़ता है। इसके बाद अगर हम दशमांश कुंडली, क्योंकि ये तो मुख्य डोमेन हो गया जो लग्न बताता है, जो उसका जो सूक्ष्म डोमेन है, यानी कि लग्न आप इस क्षेत्र में तो आ गए, लेकिन अब आगे कहाँ जाएंगे कि दशमांश कुंडली के जो दसम भाव है वहाँ पर कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में केतु हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण की राशि है। अगर हम इसको राशि कुंडली में देखें तो ये उपचय भाव की, यानी तृतीय भाव की राशि है। तो जो मेन डोमेन था वो तो छठे भाव से दिख रहा था, जो कि अष्टम भाव में लेके जा रहा था, लेकिन उस अष्टम भाव के कार्य क्षेत्र में जातक का मुख्य कार्य क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे तृतीय भाव को, क्योंकि ये लग्न कुंडली का तृतीय भाव है। तो तृतीय भाव में कम्युनिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, डाटा हैंडलिंग होता है, डाटा ट्रांसपोर्टेशन होता है, डाटा मैनेजमेंट होता है। ये सारे तृतीय भाव के कार्य क्षेत्र हैं। तो कहीं ना कहीं जातक का अष्टम भाव में जाना शोध में हो सकता है ऊर्जाएं। शुक्र हमारे शरीर का रक्त शोधन है। सूर्य हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है, हमारे शरीर का एंटीबॉडी सिस्टम है। जो हमारे शरीर में रोग लड़ने की क्षमता होती है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है, उसके कारक चंद्रमा और सूर्य सम्मिलित रूप से होते हैं। तो अगर, क्योंकि जातक का जो शिक्षा है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है और माइक्रोबायोलॉजी में ये सारे शोध किए जाते हैं, तो हो सकता है कि वो इस क्षेत्र में जाए जहाँ की वो इसी क्षेत्र में प्रयासरत भी है, और साथ ही साथ वहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन, डाटा हैंडलिंग, डाटा मैनेजमेंट, डाटा कंपाइलिंग, डाटा कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड एरिया में वो काम करे। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि दशमांश कुंडली में सप्तम भाव भी बली है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल हैं, शनि हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर शुक्र भी हैं। शुक्र जो कि षष्ठेश थे। तो ये जो दसम कुंडली का जो सप्तम भाव बली बता रहा है कि जो मैंने पहले चर्चा की थी कि जातक दो क्षेत्रों में जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जातक आगे चल के प्राइवेट सेक्टर में या पार्टनरशिप में कोई अपना निजी कार्य भी करे, क्योंकि ये व्यवसाय का कार्य है। अब यहाँ पर देखिए तो मंगल का प्रभाव सप्तम भाव में आ रहा है, और मंगल वर्गोत्तमी है। ज्योतिष का एक ये भी सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह अपनी एक ही राशि में कई कुंडलियों में हो तो वो ग्रह विशेष फल देता है। नकारात्मक या सकारात्मक ये डिपेंड करता है कि लग्न कुंडली में वो कहाँ का आधिपत्य लेकर बैठा है। तो यहाँ पर मंगल पंचमेश हैं और द्वादशेश हैं। तो पंचम यानी कि द्वादशेश मतलब विदेश है, जेल है, बंधन है, अस्पताल है, रोग है। रोग का, लंबे रोगों का जो भाव होता है इलाज का, वो द्वादश भाव की से देखा जाता है। और पंचम भाव में मंत्रणा है, सलाह है, परामर्श है, मंथन है, कह सकते हैं जो हमारा एकेडमिक इम्प्रूवमेंट है वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो यानी इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चलकर इस क्षेत्र में वो उतरे। मंगल पति के भी कारक हैं। हो सकता है विवाहोपरांत पति या पत्नी के आपसी सामंजस्य से जातक का व्यवसाय बदल जाए। और यहाँ पर शुक्र का संबंध लग्न पर दृष्टि सीधी जाना, मंगल की दृष्टि जाना, शनि की जो कर्मकारक है उनकी दृष्टि जाना, तो ये बताता है कि संभवतः यह भाव बली है और यह परिवर्तन जीवन में उसके आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली और इसको देखने के बाद कि अब ये घटना हमारे जीवन में या किसी जातक के या जिसकी भी कुंडली है उसमें कब घटित होगी। अब कब घटित होगी ये समझने के लिए हम आते हैं क्रम पर कि कौन सी तो सबसे पहले कोई भी घटना घटित होने के लिए आपके जीवन में उससे संबंधित दशा का होना ज़रूरी है। आपकी कुंडली में राजयोग है, महाराज योग है, कोई सा भी योग है, दुर्योग है, जब तक दशा नहीं आएगी वो योग अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, अपना फलन नहीं देगा, सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा। इट इज़ इन द स्लीपिंग मोड। तो यहाँ पर देखिए तो दशा को अब हम समझते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में जो दशा चल रही है वो 2035 तक महादशा शनि की है। शनि यहाँ पर पंचम भाव में है, द्वितीय भाव के अधिपति हैं, अष्टम भाव के नक्षत्र अधिपति हैं, मंगल के नक्षत्र अधिपति हैं जो कि पंचमेश हैं। तो यहाँ पर देखिए तो पंचमेश की राशि में पंचमेश का नक्षत्र अधिपति है।
तो ये संबंध बना रहा है कि जो महादशा है उसमें शनि का जो एरिया है वो प्रोमिनेंट रहेगा, और वो एरिया कौन सा होगा, द्वितीय भाव, यानी कुटुंब में कुछ काम हो सकते हैं। केतु वहाँ पे है तो केतु अलगाव को भी दिखाता है, कुटुंब से अलग होना या कुटुंब में किसी का अलग होना। ये केतु तीर्थ यात्राएं दर्शाता है, तीर्थ यात्रा का संबंध बन सकता है, क्योंकि दशा बहुत लंबी है तो बहुत सारे कार्य के जो उसके कुटुंब के भाव में हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है, जो कि विवाह का भाव है, तो इसी दौरान विवाह भी संभावित है, क्योंकि ये विवाह की भी एज है। शनि जो है तृतीय भाव के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी हैं, तो उपचय का मतलब है मेहनत, संघर्ष, ये भी जीवन में परिलक्षित होगा। वहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि पर अगर देखें तो चंद्रमा के त्रिकोण में आ रही है, तो माता से संबंधित भी यानी कई आयाम महादशा में परिलक्षित होंगे। तो कौन कौन से मुख्य क्षेत्र होंगे, तो पहला तो हो गया शनि जहाँ बैठे हैं, यानी पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो इसी दौरान जातक ने अपनी शिक्षा भी पूर्ण की है। इसके अलावा उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही, यात्राओं की भाव है, ड्राइविंग की भाव है, यहाँ से ड्राइविंग भी देखा जाता है, तो यहाँ उसका भी डोमेन रहेगा। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव एकादश भाव पे चंद्रमा की, तो चंद्रमा और शनि का संबंध रोगों को, मानसिक दबाव को दर्शाता है। ये कुटुंब के बड़े भाई बहनों का है, तो हो सकता है बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई घटना इस जीवन में घटित हो जो कि पीड़ादायक होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर जाना मेंटली आपको टॉर्चर करता है, मेंटली आपको ट्रबल में लाता है, मेंटली आप अनस्टेबल रहते हैं। और यहाँ तो शनि वक्री हैं, गुरु की भी दृष्टि शनि पे पड़ रही है, चंद्रमा पे पड़ रही है, ये एक अच्छा योग है। गुरु और चंद्रमा यदि केंद्र में हो तो ये गजकेसरी योग कहलाता है, जो धन संपन्नता को बताता है, यानी कि जातक के पास धन और संपन्नता रहेगी। लेकिन शनि का योग इसमें ये बता रहा है कि ये जो भी रहेगा वो विलंबित होगा, क्योंकि शनि वक्री हैं, नीच है, और नौमांस में वो उच्च के हो रहे हैं, तो ये परिणाम बाद में मिलेगा। अब बाद का मतलब है कि शनि की मैच्योरिटी अगर देखें तो 36 साल के बाद होती है, गुरु की मैच्योरिटी उसके भी बाद होती है, और यहाँ जो दशम के अधिपति बुध हैं उनकी मैच्योरिटी 28 साल के बाद होती है। तो लगभग लगता है कि ये जो योग है ये 28 साल के बाद ही फलित होंगे, क्योंकि जो बुध का भद्र महापुरुष योग है वो 28 साल के बाद फलित होगा। केंद्र त्रिकोण में अगर देखें जो गज केसरी योग है वो 28 मतलब 35 के बाद फलित होगा। तो जो सारे योग जो बन रहे हैं, योग तो बड़े मजबूत हैं, लेकिन इनका जो फलन का समय है, यहीं अगर ये योग शुक्र से बन रहा होता तो उसका अर्ली एज है, जल्दी हो जाता है। तो जो ग्रहों की नैसर्गिक आयु है उसको भी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब वर्तमान में जातक प्रयासरत है नौकरी के लिए, तो वर्तमान दशा तो हो गई शनि की, मैंने इतनी चर्चा कर ली। अब इसमें अंतरदशा देखते हैं, क्योंकि किसी घटना के घटने के लिए एक सूक्ष्म दायरा होता है, तो अंतरदशा यहाँ शुक्र की है। और जैसा मैंने कि योगों में चर्चा की, शुक्र का संबंध इन सभी भावों से बन रहा है, और शुक्र ही शनि के नक्षत्र अधिपति हैं। तो जब भी महादशा या अंतरदशा होती है तो वो अपने नक्षत्र स्वामी का भी फल देता है, और नक्षत्र स्वामी अपने ग्रह का फल देता है, तो म्यूचुअली वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भाव आपस में दिखा रहे हैं कि जुड़ेंगे। अब यहाँ पर ये तो दिखा दिया कि दशा का संबंध इन भावों से बन रहा है। अब अगर अंतरदशा की बात करें तो वर्तमान में जो अभी जो मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के महीने में जो उनका अंतर चल रहा है वो गुरु का है। गुरु यहाँ पर लग्नेश हैं, लेकिन गुरु का संबंध किसी भी तरह से शुक्र से या शनि से, ना नक्षत्र के जरिए ना भाव के जरिए, तो शनि से बन रहा है लेकिन शुक्र से नहीं बन रहा है। तो पूरी संभावना है कि इस दौरान जातक प्रयास करेगा, क्योंकि ये पंचम का भाव है, तो विवेक उसका कहीं ना कहीं और चंद्रमा से जुड़ा है, तो मन में कहीं ना कहीं इस अपनी इच्छाओं की पूर्ति का एक कह सकते हैं मंथन चल रहा होगा और प्रयास चलेगा। अब कोई घटना फलित होने के लिए प्रत्यंतर के साथ संबंध भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगली अगर देखें गुरु के बाद, तो गुरु के बाद अगला प्रत्यंतर आता है शनि का। तो शनि का प्रत्यंतर, तो शनि का संबंध पहले ही मैंने बताया इन सभी जगह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं, और ये संबंध बन रहा है अक्टूबर के बाद। तो अक्टूबर के बाद जो संबंध बनेगा, और साथ में गुरु अपनी जो अभी गोचर है, गोचर में वो मई के बाद अपना गोचर चेंज करेंगे, तो वो जाएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में गुरु का जाना, इसके बाद शनि की प्रत्यंतर आना, शनि के बाद बुध का प्रत्यंतर आएगा जो कि दशम के अधिपति हैं। शनि उपचय भाव के स्वामी हैं, तो ये दिखाता है कि जब शनि का प्रत्यंतर आएगा तो जातक प्रयास करेगा, और शनि का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है, तो हो सकता है उसे कुटुंब संबंधित यात्राएं भी करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर मंगल द्वादशी होकर संबंध बना रहे हैं। तो शनि का जो प्रत्यंतर होगा, शनि में शुक्र के अंतर और शनि के प्रत्यंतर में, वो उसके प्रयास का समय होगा। इसके बाद फलन का समय आएगा जब बुध की अंतर्दशा आएगी, क्योंकि बुध ही तीनों जगहों को कंट्रोल कर रहे हैं,
यानी कि कार्य क्षेत्र को कंट्रोल कर रहे हैं। नियुक्ति जब हम नियुक्ति की बात करते हैं कि किसी को इन अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा, तो उसके लिए हम चंद्रमा से दसम भाव देखते हैं। तो चंद्रमा से जो दसम भाव है, दसम भाव में ही शुक्र और गुरु हैं, शुक्र और राहु का युति है, और जिसके नक्षत्र अधिपति बुध हैं। तो कहीं ना कहीं प्रयास की बात हम करें तो नवम भाव देखा जाता है। तो नवम भाव कौन सा है? मिथुन राशि है। और गुरु जो है मई के बाद मिथुन राशि में जाएंगे। तो यानी प्रयास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो वो गुरु उसको अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर की बात आएगी तो चंद्रमा से दसम यानी आपका कर्क राशि और राहु और शुक्र का योग, यही योग दूसरी से, यानी कि अल्टीमेटली जो अपॉइंटमेंट की बात है वो कहीं ना कहीं अक्टूबर के बाद आएगी, जब बुध की दशा आएगी। अब यहाँ पर ये तो हो गई दशा का संबंध। इसके अलावा यहाँ चंद्रमा एकादश भाव में, जिसमें विशिष्ट विंशोत्तरी अगर लगाएं तो ये उत्पन्न दशा है। जब भी चंद्रमा त्रिकोण में होते हैं तो सामान्य विंशोत्तरी, और अगर वो इनके अलावा अन्य जगहों पे हैं तो उसके लिए 3 विशिष्ट विंशोत्तरी दशाएं लागू होती हैं। तो यहाँ पर उत्पन्न दशा लागू होगी। अगर उत्पन्न दशा की बात करें तो यहीं पे सूर्य की महादशा है, और सूर्य की उत्पन्न दशा में भी अगर हम बात करें तो उत्पन्न दशा में सूर्य की दशा में शुक्र का, बुध का और शनि का भी संबंध बन रहा है। आप इस पीरियड में, जो साइड में आपको पीरियड भी मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप उससे समझ सकते हैं। यानी कि विशिष्ट दशा में भी संबंध दिखा रहा है कि ये भाव जागृत होगा या इसका फल आएगा, विंशोत्तरी दशा में भी इसका फलन आएगा। इसके बाद हम बात कर, जो चर दशा है वो कन्या राशि की है, महादशा, और उसमें अंतर दशा ही भी कन्या राशि की है, और प्रत्यंतर दशा धनु की है। धनु लग्नेश है और कन्या राशि को दसम भाव से संबंध बना रही है, जो कि अष्टम के जो ग्रह हैं उनके नक्षत्र अधिपति का भाव है। चंद्रमा यहाँ राहु के नक्षत्र में है, जो कि वो भी अष्टम भाव में है। तो कहीं ना कहीं एकादश भाव का संबंध भी दिखा रहा है, और यहाँ पर बुध का उससे जुड़ना ये दिखा रहा है कि इस समय भी चर दशा भी उसी तरह दिखा रही है। अब चर दशा के बाद अगर हम विशेष दशा जो योगिनी दशा होती है, हम उसको भी अगर यहाँ पर लेना चाहें तो यहाँ योगिनी दशा में जो वो दशा चल रही है वो संकटा की चल रही है। संकटा राहु से गवर्न दशा है, राहु अष्टम में है, राहु नक्षत्र अधिपति हैं चंद्रमा के। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव और एकादश भाव जागृत हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राहु की दृष्टि द्वितीय के साथ जुड़ी हुई है, षष्ठ से राहु जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से राहु भी संबंध बना रहे हैं। अब इसमें अगर हम प्रत्यंतर की बात करें तो यहाँ पर जो पहला प्रत्यंतर है वो आ रहा है भद्र यानी बुध की दशा। उसके बाद जो अगला आ रहा है वो आ रहा है उल्का शनि की दशा। तो यहाँ पर बुध और शनि का भी संबंध हमारी योगिनी दशा में भी दिखा रहा है कि ये भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं। तो दशाएं तो इस चीज़ को बता रही हैं कि यह समय इससे संबंधित है। अब इसके अलावा कुछ अन्य विधाएं होती हैं जिन विधाओं के आधार पर हम पुनः इस चीज़ों का आकलन करते हैं कि क्या ये घटना का सही समय है। तो उसके लिए नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत किया जाता है। वैसे नाड़ी में योगों को पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन नाड़ी में जो ग्रहों का प्रोग्रेशन है अगर हम उसको बात देखें तो प्रोग्रेशन के हिसाब से भी इस समय मिथुन राशि और कर्क राशि के साथ साथ हमारी मीन राशि एक्टिवेटेड है। मीन राशि घर को बताती है और वहाँ पर शनि है। शनि मीन राशि को पीड़ित कर रहे हैं जो कि चतुर्थ की राशि है। तो जब चतुर्थ भाव पीड़ित होता है तो जातक को घर छोड़ना पड़ता है। तो हो सकता है कि चतुर्थ भाव के चलते, और क्योंकि शनि का त्रिकोण में संबंध बन रहा है गोचर में यानी नाड़ी गोचर में, तो ये दिखाता है कि अष्टम भाव, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव का परस्पर एक्टिवेशन हो सकता है और शनि वहाँ से दसम भाव पे दृष्टि भी डाल रहे हैं। इसे भी आप जो चार्ट में मैं दिखाया हूँ उससे भी आप समझ सकते हैं। नाड़ी में एक मेजर प्रोग्रेशन और एक माइनर प्रोग्रेशन भी देखा जाता है। जैसे कि मेजर प्रोग्रेशन है कि गुरु एक राशि में 12 साल तक रहते हैं और शनि एक राशि में 30 साल तक रहते हैं, और हर 12 साल बाद ये साइकिल रिपीट होता है। इसी की तरह हर एक भाव में गुरु 12-12 साल रहते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में अगर हम शनि की बात करें तो शनि 30 साल एक में, 30 साल अगले में, ये तो मेजर प्रोग्रेशन हो गया। अगर माइनर प्रोग्रेशन की बात करें तो माइनर प्रोग्रेशन में शनि 2.5 साल से हर एक राशि में रहते हैं, जैसा कि 7.5 में हम समझते हैं। तो यहाँ पर भी ये सभी भाव आपस में माइनर और मेजर प्रोग्रेशन दोनों से आ रहे हैं। बीच में जो कर्क राशि है उसके लिए गुरु का वक्रत्व भी आएगा, क्योंकि जो गुरु गोचर में अक्टूबर के बाद वक्री होंगे, तो वक्री होकर वो क्योंकि तीसरी राशि में है तो तीसरी राशि से वो वापस दूसरी राशि में आएंगे, 2-6-10 का ट्राइन बनाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से उनका है। और जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र जंक्शन का नक्षत्र है जो कि कर्क राशि तक भी एक्सटेंड होता है। तो वहाँ पर भी गुरु वक्रत्व के नाते फलन दे सकते हैं। इस तरह से दशा, महादशा, चर दशा, योगिनी दशा, उत्पन्न दशा सबसे संबंध दिखा रहा है कि ये भाव
अक्टूबर के बाद बलि बता रहा है, क्योंकि इस समय सभी जो मुख्य भाव हैं, एकादश भाव हो गया, धन भाव हो गया, आपका छठा भाव हो गया, दसम भाव हो गया, सबका संबंध बन रहा है। संबंध इसके पहले भी बन रहे हैं, लेकिन वो संबंध इन भावों को बराबर जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है उस समय जो आपको कार्य मिले उनसे आपकी इच्छा की पूर्ति ना हो, धन की पूर्ति ना हो, आपके कर्म क्षेत्र की दिशा ना तय हो पाए, यानी कि आपको वो फिर बाद में बदलना पड़े, तो ये भी दर्शाता है। इसके बाद नाड़ी प्रवेशन के अलावा एक जो और सिद्धांत होता है कि जब किसी चीज़ का फलन अच्छा कब होता है, तो इस अच्छे फलन के लिए कहा जाता है कि जो महादशानाथ और अंतरदशानाथ है उनकी उच्च राशि से या गुरु या शुक्र का गोचर हो तो भी फल पॉजिटिव या अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर महादशानाथ शनि है, उनकी उच्च राशि तुला है, और अंतरदशानाथ शुक्र हैं, उनकी उच्च राशि मीन है। तो उच्च राशि से गुरु का गोचर वक्रत्व के जरिए अक्टूबर के बाद हो रहा है। और इसके अलावा जो शनि का गोचर है, सूर्य का गोचर है, वो भी अक्टूबर के बाद ही आएगा तुला राशि में। तो कहीं ना कहीं उस समय गुरु भी महादशानाथ और अंतरदशानाथ का अच्छा फल को स्टैंप दे रहे हैं। अब जो गोचर का मुख्य सिद्धांत है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी, अष्टक वर्ग। अगर हम अष्टक वर्ग की बात करें तो अष्टक वर्ग में भी हमें देखना पड़ेगा कि जो शनि का गोचर चल रहा है अभी मीन राशि में, जो कि त्रिकोण में द्वादश भाव और अष्टम भाव को जोड़ रही है, तो शनि का इस समय फल कब मिलेगा। यानी हमने इतनी चर्चा कर ली, लेकिन अगर गोचर में शनि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको उस समय का जो फलन है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो मीन राशि में शनि को सभी ग्रहों ने सपोर्ट किया है, केवल 2 ग्रहों ने सपोर्ट नहीं किया है, वो है शुक्र और बुध। इनका जो पीरियड आएगा वो आएगा फरवरी 26 के बाद। हमारे सारे योग बन रहे हैं अक्टूबर से लेके फरवरी 26 के बीच, अक्टूबर 25 से फरवरी 26 के बीच। यानी कि शनि की दशा का जो फलन है, जिसमें सूर्य ने अंक दिए हैं, गुरु ने अंक दिए हैं, मंगल ने अंक दिए हैं, ये सभी इससे जुड़े हुए हैं, सिवाय शुक्र के, जो कि शुक्र भी इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन शुक्र के जो राशि अधिपति हैं चंद्रमा, उन्होंने अंक दे रखे हैं। तो इस समय शनि का भी फलन मिलेगा। इसी तरह अगर हम गुरु के फलन की बात करें तो गुरु को भी सभी ने अंक दिए हैं। तो जो गुरु का गोचर आएगा मिथुन राशि में, वो भी सपोर्ट कर रहा है कि इस पीरियड में जो फल है वो भी मिलेगा। तो इसे आप प्रस्तार अष्टक वर्ग से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया 0 से 30 डिग्री का जो समय होता है उसको आप 8 भागों में बांटिए, और शनि से लेके जो सबसे धीमा ग्रह है उसको पहला अंश मिलता है, जो उसके अलावा तीसरी मतलब 8वें भाग में 1/8 सबको मिलेगा। सबसे तेज ग्रह को सबसे लास्ट का हिस्सा, यानी कि जो आपका अंतिम हिस्सा है 30 डिग्री का, वो मिलेगा। तो यहाँ शनि को पहला हिस्सा मिल रहा है, गुरु को उसका दूसरा हिस्सा मिल रहा है, मंगल को तीसरा, सूर्य को चौथा। तो अगर हम आप देखें तो शनि का गोचर एक राशि में मतलब एक भाग में 3 महीने 22 दिन का लगभग होगा। तो इस तरह से लगभग 12 महीने से 13 महीने के आसपास का शनि का समय फलदायी दिखा रहा है। ऐसे गुरु का भी समय फलित वाला दिखा रहा है। तो ये भी संबंध बना रहा है। इसके अलावा अगर हम और इसको एक्यूरेटली जाना चाहें तो एक दशा होती है आरूढ़ पद दशा। आरूढ़ पद दशा का मतलब है कि उसमें ग्रहों के गोचर का एक विशेष समय सीमा है, लेकिन ये पराशरी सिद्धांत के साथ पढ़ा जाता है ये नाड़ी की तरह, लेकिन ये पराशरी ज्योतिष का सिद्धांत है। यहाँ पर हर एक ग्रह का एक निश्चित समय होता है जब वो अपनी एक एक राशि से आगे बढ़ता है। तो ये समय भी आप साथ में जो चार्ट है उसमें देख सकते हैं, और इसके आधार पर आरूढ़ पद दशा का मतलब है कि जो आपकी आरूढ़ कुंडली है, क्योंकि आरूढ़ हमारे भौतिक जीवन की माया है जो दुनिया को दिखती है। तो यहाँ पर देखिए तो जो हमारे मुख्य आरूढ़ हैं, दसम भाव का A10 और छठे भाव का A6 दोनों ही बुध की राशि में हैं। तो यहाँ पर गोचर में जो आरूढ़ पद दशा है उसके गोचर में शनि का संबंध इस दोनों से बन रहा है, क्योंकि वहीं पर गोचर में बुध भी हैं आरूढ़ पद की दशा में, उनका भी संबंध बन रहा है। तो ये सारे संबंध दर्शा रहे हैं कि ये समय, इन सभी दशाओं को अगर हम सम्मिलित रूप से समझें तो उचित समय दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो मेजर ट्रांजिट होता है, वो हम देखते हैं अष्टक वर्ग की बात के बाद कि जो मुख्य अभी गोचर चल रहा है वो वर्ष कुंडली में भी हमें देखना होता है। अब मान लिया ये योग बन रहा है, यदि वर्ष कुंडली में भी ये योग परिलक्षित नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको इसका फलन ना मिले। तो वर्ष कुंडली के लिए हम कार्य क्षेत्र के लिए नक्षत्र प्रवेश कुंडली को हम लेते हैं। तो नक्षत्र प्रवेश कुंडली में भी सप्तम भाव ताजिक से भी सप्तम भाव दर्शा रहा है, और नक्षत्र प्रवेश कुंडली से भी ये 2, 6, 10 भाव आपस में जुड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। उस पर अगर हम पूरा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इन क्रम को समझ सकते हैं कि हम किसी घटना के क्रम को कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। अब हो सकता है कि अगला प्रश्न होता है कि क्या इस समय मेरा सब कुछ सही जाएगा, क्योंकि
अगर नौमांस कुंडली देखें तो ये जातक के लिए 7.5 का पीक पीरियड है, क्योंकि नौमांस में चंद्रमा मीन राशि में है और अभी शनि मीन राशि में आए हैं। तो जब 7.5 होती है वो भी नौमांस कुंडली के हिसाब से, तो ये मेंटल टेंशन देता है, हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर उसके लिए हम कोटा चक्र सिद्धांत देते हैं, जिसमें कि हम नक्षत्रों के आधार पर ग्रहों का गोचर देखते हैं। तो यहाँ कोटा चक्र दर्शा रहा है कि जातक का स्वास्थ्य संबंधी समस्या इस दौरान बढ़ सकती है, क्योंकि सभी ग्रह नकारात्मक दिखा रहे हैं एक्सेप्ट एक ग्रह के, जो कि कोटा चक्र का कोटपाल गुरु है, जो कि प्रहरी के रूप में बाहर मौजूद है। और गुरु भारी ग्रह हैं, तो गुरु लगभग सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्व करने की ताकत रखते हैं। तो जो नेगेटिविटी है वो तो आएगी जीवन में, लेकिन जातक उससे निकल पाएगा, ऐसा गुरु का वहाँ होना दर्शा रहा है। कोटा चक्र का भी चित्र आप साथ में देख सकते हैं, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि कोटा चक्र को कैसे पढ़ते हैं। इसके अलावा एक तारा दशा होती है, जिसमें कि जन्म तारा, संपत्ति तारा, विपत्ति तारा। तो यहाँ पर तारा के अनुसार भी अगर देखें तो जो हमारी संपत्ति तारा है, वो तारा में इस समय अच्छे ग्रहों का गोचर हो रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि जातक को इस समय सफलता मिलने के चांस अधिक हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम एक तरह से सम्मिलित करें, यानी हमने पहले योग को देखा, योग को नौमांस में देखा, योग को दशमांश में देखा, इसके अलावा फिर हमने महादशा देखी, अंतरदशा देखी, फिर हमने विशिष्ट विंशोत्तरी से उत्पन्न दशा, उसके अलावा फिर हमने गोचर देखा, वर्ष कुंडली देखी, फिर और इसको पुख्ता करने के लिए, जो कि पराशर के सिद्धांत नहीं है, क्योंकि मुख्य गणना हम पराशर के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन उसको जो मोटे मोटे सिद्धांत होते हैं दूसरी ज्योतिषी विधाओं के, जैसे चर दशा, योगिनी दशा, आरूढ़ पद दशा और नाड़ी का मेजर एंड माइनर जो प्रोग्रेशन है, उसको भी हमने यहाँ लगा के देखा, वर्ष कुंडली के साथ देखा। तो ये सभी ये बता रहे हैं कि जो उचित समय है घटना का, जिसमें कि 2, 6, 10 और 11 ये सारे भाव एक साथ जुड़ेंगे अष्टम भाव से, वो है अक्टूबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच का समय। तो यदि जातक इस दौरान प्रयास करेगा तो संभवता है कि उसको अच्छा कार्य क्षेत्र मिले, जिससे उसकी ये इच्छाएं और धन का जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो सके। तो इस तरह से हम अष्टक वर्ग और सबको सम्मिलित करके किसी घटना का समय निकालते हैं। तो आशा है, क्योंकि इसमें कई आयाम थे, तो अब आपको हो सकता है वीडियो 2 बार सुनना पड़े। यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो आप इसको अपने भी कुंडली में किसी घटना को विशेष को लेके कर सकते हैं, क्योंकि ये सैद्धांतिक विश्लेषण था, तो और ये किसी ऐप के जरिए लिया गया गणना है। तो हो सकता है ऐप के आधार पर कभी कभी गणना में त्रुटि होती है, तो समय आगे पीछे महीने 15 दिन का हो सकता है। तो जब आप गणना करें तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप सबका इस विषय के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको यदि यह विषय पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। यदि आपका किसी विषय विशेष पर कोई इच्छा है कि वीडियो आई, तो आप उस पर भी टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसको भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेरा कोई नया वो नहीं है, ये मेरे ही ज्योतिष गुरुओं द्वारा जो बताया गया है उसी को मैंने एक कुंडली विशेष पर विश्लेषण के लिए अप्लाई किया, और मुझे इसके पहले की घटनाओं में वो चीज़ें नज़र आईं, उसी के आधार पर मैं ये सैद्धांतिक विश्लेषण आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं अपने उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह ज्ञान हम तक पहुँचाया और हम आज आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।